नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल यूपीएससी विद राशि पारिक पर स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करें। बोले तो घंटी बजाएं ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के अंदर क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 4 था उसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और ये चैप्टर 4 का 4th पार्ट है वीडियो का, जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर इस बार मैं आपको ऐसे आंसर सिखाऊंगी भी पढ़ाते टाइम, जैसे मैं सिर्फ पहले डिस्कस करती थी, अब आंसर लिखे हुए दिखेंगे आपको। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर क्या है। तो आंसर इज गिवन दैट आंसर इज गिवन दैट द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, कि वो ब्लैंकेट अर्थ के सराउंडिंग में, जो ब्लैंकेट अर्थ के सराउंडिंग के अंदर है, एयर की ब्लैंकेट है, किसकी, एयर की, अपने अर्थ के सराउंडिंग में, उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर प्राइमरली कंप्राइजेज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन बल्क एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन एक्स्ट्रा इन लेसर क्वांटिटीज। कि चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन होता है वो एयर का 78% पार्ट में होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो 21 पार्ट में प्रेजेंट होता है, और जो रिमेनिंग 1% है उसके अंदर बाकी सारी गैसेस या फिर कोई डस्ट पार्टिकल्स है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑक्सीजन, ये सब आते हैं थोड़ी थोड़ी अमाउंट के अंदर। ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन एटमोसफियर फॉर देयर सर्वाइवल, कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं अर्थ पर वो किस पर डिपेंड करते हैं, एटमोसफेयर पर, उनके सर्वाइवल के लिए। अगर जिंदगी चलानी है तो एटमोसफेयर की ज़रूरत है, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन इज, विच टू गैसेज मेक द बल्क ऑफ द एटमोसफेयर, की एटमोसफेयर का बल्क यानी कि ज़्यादा अमाउंट कौन सी दो गैसेज मिलकर बनाती है। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन में ये मैंने बताया था कि नाइट्रोजन जो है 78%, ऑक्सीजन है 21%। चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का, इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था, पार्ट फर्स्ट जो था चैप्टर 4 का, उसके अंदर एक पाई चार्ट के थ्रू मैंने ऐसे दिखाया था कि लगभग इतना ऐसे कैरी करता है नाइट्रोजन, फिर सिर्फ इतना पार्ट जो होता है वो करता है कौन, ऑक्सीजन, और जो रिमेनिंग का देखो, जो मैं ब्लू पार्ट शो कर रही हूँ, ये जो इतना सा पार्ट है ये बाकी सारी गैसेस या फिर डस्ट पार्टिकल है वो कंटेन करती है। देन थर्ड क्वेश्चन इज, विच गैस क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोसफेयर, कि एटमोसफेयर के अंदर कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जब अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ना तो अपने उसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग लगभग सिमिलर से हैं। आगे जाके इनकी और अच्छे से डिफाइंड आपकी डेफिनेशंस आएगी। तो आप इतना समझ लो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने से अर्थ पे गर्मी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है ना, तो फिर अपने उसे कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्यों कहते हैं इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस में यूज़ होती है, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन इज, वेट, व्हाट इज वेदर, की वेदर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज वेदर। द आर टू आर और द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर इज कॉल्ड वेदर, कि घंटे प्रति घंटे या दिन प्रतिदिन जो कंडीशन है अपने एटमोसफेयर की, अपने वातावरण की, उसे अपने क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। यानी कि इस घंटे में थोड़ी गर्मी चल रही, ये मान लो ये जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है उस टाइम क्या थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, 2 घंटे बाद बहुत गर्मी चलने लगी, 3 घंटे बाद बारिश होने लग गई। तो ये हर घंटे के अंदर बता रहा है कि क्या कंडीशन है अपने एटमोसफेयर की। और जैसे दिन प्रतिदिन अपने कैसे कह सकते हैं, सीजन कह सकते हैं, कि जैसे समर समर और रेनी के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम ऐसे यूँ गर्मी सी भी लगती है, बारिश भी होती है, तो अपने से क्या कह देते हैं, वेदर होता है। क्या होता है वेदर, द आर टू आर और द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, कि जो वेदर है ना वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा भी चेंज हो सकता है। इट मे बी क्लासिफाइड एज हॉट, ड्राई, कोल्ड और वेट, कि जो वेदर है ना उसे किस तरीके से क्लासीफाई किया है, हॉट वेदर, ड्राई वेदर, कोल्ड वेदर, वेट वेदर, ओके।
फिफ्थ क्वेश्चन इज नेम द थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल। थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल बताने हैं। ये जो इसका पार्ट थर्ड था, चैप्टर फोर्थ का पार्ट थर्ड, उसके अंदर इनकी डायग्राम के साथ में रेनफॉल के थ्री टाइप्स मैंने डिस्क्राइब किए थे। वो थे कन्वेक्शनल रेनफॉल, ऑर्गेनिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। देन सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। कि जो एयर प्रेशर को अपने कैसे डिफाइन करते हैं कि जो एयर है ना, एयर वो अर्थ के ऊपर कितना प्रेशर लगा रही है वेट के हिसाब से, मतलब जितना एयर का वेट है उस हिसाब से वो कितना अर्थ पे प्रेशर लगा रही है, उसे अपने क्या कह देते हैं? एयर प्रेशर कह देते हैं। द एयर प्रेशर डिक्रीजेज एज हाइट इंक्रीजेज एज हाईएस्ट एट द सी लेवल। कि जैसे जैसे अपने नीचे जाते हैं वैसे वैसे जो एयर प्रेशर होता है वो बढ़ता है, और जैसे जैसे अपने ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो एयर प्रेशर होता है वो घटता है। इसलिए जो माउंटेन्स वगैरह पर जाते हैं उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाने पड़ते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर एयर प्रेशर कम होता है। ऊपर ऊपर एयर थोड़ी ये वाली प्रेशर कम होने के कारण अपने शरीर में अच्छी प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले पाते हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी भेजना पड़ता है ऊपर। ओके, अब आ रहा है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज। इनमें से कौन सी जो गैस है वो अपनों को हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है? हार्मफुल सन रेज मैंने आपको एग्जांपल बताया था जब मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाया था, तो उसमें एग्जांपल दिया था यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो इसका आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। इन तीनों में से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओजोन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड टिक द करेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज। एटमोसफियर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर। इनमें से कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है? वो है थर्मोस्फियर। अगर आपको इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है थोड़ा सा कि थर्मोस्फियर क्या होता है, इसका आंसर है ट्रोपोस्फियर। मैंने गलत बोल दिया कि थर्मोस्फियर क्या होता है, ट्रोपोस्फियर क्या होता है, मेसोस्फियर का क्या होता है, उनकी हाइट कितनी होती है। अगर ये सब आपको जानना है तो इस वीडियो का लिंक जो है क्लास 7 की जितनी भी 3 वीडियोस एक्स्ट्रा हैं लेक्चर वाली, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उन्हें देख लीजिएगा। देन थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। कि कौन सी लेयर है एटमोसफेयर की जहाँ पर क्लाउड्स नहीं है, क्लाउड से फ्री है? कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या मेसोस्फियर? कौन सी लेयर है? तो इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेटोस्फियर। ओके, फोर्थ टिक द करेक्ट इज एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर द प्रेशर। कि जैसे जैसे अपने एटमोसफियर के ऊपर ये लेयर यहाँ ऐसे ऊपर जा रहे हैं, तो एयर प्रेशर क्या होगा? जो प्रेशर वो क्या होगा? इंक्रीजेस ज़्यादा होगा, डिक्रीजेस कम होगा, रिमेन सेम रहेगा। तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन में पढ़ा था कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है, और जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होता है। डेप्थ यानी कि गहराई ज़्यादा कहाँ पे होती है? समुद्र में होती है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हेन precipitation comes down to the earth in the liquid form it is called। अब देखो ये लास्ट वीडियो थी, उसके अंदर ये रेन की डेफिनेशन दी हुई थी। When precipitation comes down to earth in the liquid form it is called rain। ये रेन की डेफिनेशन थी, इसे आप याद कर लेना। तो इसका आंसर क्या हो गया? रेन हो गया। वो मैंने पहले आंसर बता दिया। और इसके बाकी और भी कौन से तरीके थे? स्टॉर्म, हेल्स, ये थे ना एग्जांपल्स। ओके, अब आ रहा है मैच द फॉलोइंग। क्या है? मैच द फॉलोइंग। तो इसके अंदर मैं आपको सीधा जो सॉल्व है वो दिखा रही हूँ। ये जो है ये तो है क्वेश्चन और हमें मैच करना है। तो मैच करने के बाद ये ऐसे होगा कि जो ट्रेड विंड्स है उन्हें वो क्या होती है? परमानेंट। लू है वो कैसी है? लोकल विंड है। कि जो ट्रेड विंड्स है वो किसका एग्जांपल है? परमानेंट विंड का। लू है वो है लोकल विंड का एग्जांपल। मॉनसून है सीजनल विंड का। और जो विंड है वो क्या है? द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। कि मैंने आपको बताया था कि हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर के पास में जो एयर का मूवमेंट होता है उसे अपने क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। ओके, अब आगे है फोर्थ इन विच वी हैव टू गिव द रीजंस। फर्स्ट वन इज वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमिड डे। की ह्यूमिड डे के टाइम जो गीले कपड़े होते हैं ना सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा क्यों है? वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमिड डे बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज मोर ऑन ए ह्यूमिड डे दैन ऑन सनी डे। ऐसा इसलिए होता है जो वेट क्लोथ्स होते हैं उन्हें ह्यूमिड डे के
देन जब ह्यूमिड होता है तब ज़्यादा टाइम लगता है सूखने के लिए, इसलिए क्योंकि कपड़ों में भी पानी है और जो अपना एयर है, अपने जो आसपास का एयर है उस दिन क्या है, अपने आसपास में काफ़ी पानी की मात्रा है सनी डे के मुकाबले में, तो वो ज़्यादा टाइम लगाता है। ड्यू टू विच द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज एंड एयर सोक्स इन लेस वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स। इसी कारण से क्या होता है, जो रेट होती है ना इवेपोरेशन की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जो एयर होती है ना वो कम वाटर जो है वो सोक करती है, खींचती है अपने क्लोथ्स से। देन सेकेंड वन इज द अमाउंट ऑफ आइस इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। इंसोलेशन चैप्टर में काफ़ी बार वर्ड आया था एंडिंग के अंदर, तो अभी ये क्या है ये हम आंसर में पढ़ेंगे। तो अभी इसने क्वेश्चन ऐसा बोला है कि जो अमाउंट है ना इंसोलेशन की, वो जब इक्वेटर से जब वो पोल्स की तरफ जाती है तो वो अमाउंट क्या होती है इंसोलेशन की, कम होती है, डिक्रीज होती है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अर्थ, कि वो अर्थ के अंदर आने वाली सोलर एनर्जी जो अर्थ से होकर अंदर आ रही है, जो अर्थ से होकर अंदर आ रही है उसे अपने क्या बोलते हैं, इंसोलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसोलेशन बोलते हैं। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल बिकॉज सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन इक्वेटर एंड स्लैट ऑन पोल्स। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, जैसे मानो कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर है और ये पोल्स हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सन। इमेजिन इट इज सन, या सन ब्राउन नहीं होता, लो थोड़ा सा रेड कर दिया, येलो कलर नहीं है मेरे पास। ओके, तो ये जो सनरेज होती है ना वो ऐसे आती है, वेट, सनरेज यहाँ पर जो सीधी पड़ती है, अब सनरेज तो यूं आएंगी ना, अब यहाँ पर टेढ़ी आ रही है, यहाँ पर टेढ़ी आ रही है, लेकिन जो इक्वेटर होता है ना उसके पास में कैसी आती है, सीधी आती है। तो इसने ऐसा इसलिए कहा है कि जो अमाउंट है इंसोलेशन की वो डिक्रीज होती है इक्वेटर से जब पोल की तरफ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इक्वेटर के ऊपर तो जो रेज है सन की वो कैसी पड़ती है, वर्टिकल पड़ती है इक्वेटर के ऊपर, और जो पोल्स होती है ना वो सीधी स्लैंट यानी कि वो किसी एंगल पे गिरती है। अब ये है एयर चैप्टर की समरी दी हुई है, एनसीईआरटी का जो एयर चैप्टर है, तो उसके अंदर अपने क्या बताया था, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन बताया हुआ था, वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ा था हमने, और स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ी थी। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर हमने उसके कुछ पार्ट्स पढ़े थे, जैसे कि क्या थे, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। वेट, यहाँ पर मेसोस्फेयर नहीं होगा, यहाँ पे ये ABCD ये ऐसे है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ओके, इसी के साथ में जो हमारी आज की वीडियो है क्लास 7th के एयर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की, वो ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर हमारी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई और कंटेंट चाहिए क्लास 6 to 12th का, 11th 12th की बायोलॉजी को छोड़कर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहिए, मैं आपको वो प्रोवाइड करवाऊँगी। सो दोस्तों, इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।